नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अभी तक हमने दो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया है। दो सिद्धांतों के बारे में हमने डिस्कस किया है। एक सिद्धांत हम पहले बात कर चुके हैं जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीप एवं महासागरों के निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत है, इसमें पहला सिद्धांत हम बात कर चुके हैं जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और जो दूसरा सिद्धांत है, दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं? संवहनीय धारा सिद्धांत। संवहनीय धारा सिद्धांत, ठीक है। दोनों ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ध्यान रखना। और भी हम बात करेंगे। तो ये किसके द्वारा दिया गया? वैज्ञानिक का नाम जरूर ध्यान रखें, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। और दूसरा जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आर्थर होम्स के द्वारा। आर्थर होम्स, ठीक है। अब आर्थर होम्स ने ये बताया था कि किस प्रकार से जब पृथ्वी के अंतरतम भाग से या आंतरिक क्रोड से जब संवहनीय धाराएं ऊपर की तरफ उठती हैं, गर्म तरल तप्त मैग्मा संवहनीय धाराओं का रूप ले लेता है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? इसी को हमने हॉट प्लूम्स नाम दे दिया। हॉट प्लूम्स बोला इसको। और जब यह ऊपरी कठोर चट्टानों से टकराकर समानांतर चलने लगता है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया? लेटरल प्लूम्स बोल दिया। लेटरल प्लूम्स का नाम दे दिया। और जब ये नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आपका आता है, तो इसको हमने, या अवतलित होता है, इसको हमने क्या दे दिया? कोल्ड प्लूम्स नाम दे दिया। कोल्ड प्लूम्स, ठीक है। तो तीन चीजें आप यहां पर अभी तक जान चुके हैं। हॉट प्लूम्स क्या होता है, डायग्राम के थ्रू आप समझ गए। लेटरल प्लूम्स क्या होता है और कोल्ड प्लूम्स क्या होता है। तो पिछली क्लास को अगर आपने देखा होगा, तो इस डायग्राम के साथ हमने उस क्लास को फिनिश किया था, क्लास को समाप्त किया था। तो यहां पर देखिए आप, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा सबको। तो देखिए, इस द्वारा से मैं इसको आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता है कि ये पृथ्वी की क्रोड है, अंतरतम भाग है। और अंतरतम भाग के ऊपर जो भाग होता है वो द्रव अवस्था में होता है, तरल और तप्त मैग्मा होता है। और यहीं पर रेडियोधर्मी क्रियाएं होती रहती है, रेडियो एक्टिव पदार्थों में विस्फोट होता रहता है। और जब रेडियो एक्टिव पदार्थों में विस्फोट होगा, तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ेगा तो ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा जब निकलेगी तो जाहिर सी बात है, ऊष्मा क्या करती है? संवहनीय धाराओं का रूप ले लेती है। जब गर्म हवाएं ऊपर उठती है तो उसको क्या बोलते हैं? संवहनीय हवाएं बोलते हैं। तो इसी तरह से जब तरल और तप्त मैग्मा गर्म होकर ऊपर उठने लगता है संवहनीय धाराओं के रूप में, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या? हॉट प्लूम्स कह दिया इसको, ठीक है। और जब ऊपरी चट्टानों से टकराने के बाद इसकी एक धारा एक तरफ चली जाती है और एक धारा दूसरी तरफ चली जाती है, तो इस भाग को हमने क्या नाम दे दिया? लेटरल प्लूम्स नाम दे दिया। लेटरल प्लूम्स बोल दिया। और जब ये लेटरल प्लूम्स आपस में टकराकर, यहां से एक लेटरल प्लूम है और यहां से एक लेटरल प्लूम है, मैग्मा क्या होगा भाई? सतह तक तापमान घटकर कितना रह गया? 900 से 1100 रह गया। यहां पर तापमान 3000 था और ऊपर जाते जाते यहां तक पहुंचते पहुंचते तापमान मात्र 900 तक रह गया, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रह गया। तो सिंपल सी बात है, मैग्मा ठंडा होगा, ठंडा होके क्या होगा? भारी होगा, और भारी होके कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? कोल्ड प्लूम्स नाम दे दिया। कोल्ड प्लूम्स हमने नाम इसको दे दिया। अब देखिए, जहां पर हॉट प्लूम्स बन रहे थे वहां पर प्लेटों में क्या हो रहा था? अपसरण हो रहा था, अपसारी बल काम कर रहा था। और जहां पर कोल्ड प्लूम्स बन रहे थे वहां पर प्लेटों में क्या होगा? अभिसरण होगा। प्लेटों में अभिसरण होगा। अब देखिए क्या स्थिति बन रही है, सिंपल सा। तो डायग्राम तो हम समझ चुके हैं पहले। इस तरह से देखिए स्थिति बनती है। मैं यहां पर जैसे ये
इस तरह से ऊपर उठा, टकराने के बाद इस तरह से नीचे आएगा, फिर से इसमें शामिल हो जाएगा। इस तरह की स्थिति बन रही थी, ठीक है। सेम स्थिति आप देखिए यहां पर बनेगी, यहां पर मान लीजिए इस जगह पर स्थिति बनेगी। एक और हम यहां पर ले लेते हैं, इधर से इस तरह की स्थिति बन रही है मान लीजिए, ठीक है। अब जब निरंतर मैग्मा आप देखेंगे लगातार इस भाग से ऊपर जाएगा तो इस भूपृष्ठ के इस भाग को क्या करेगा, इधर की तरफ धकेल देगा, और इस भाग को क्या करेगा, इधर की तरफ धकेलेगा। तो इन दोनों के बीच में ये मान लीजिए ए सेल है और ये बी सेल है, इस तरह से सेल बन रही थी, चक्र बन रहे थे आंतरिक भाग में। तो ये इधर गति करेगा और ये इधर गति करेगा, तो इस गति को हम क्या बोलते हैं, अपसारी गति बोलते हैं। अपसारी गति कहलाएगी। और जब दोनों तरफ से आप देख रहे हैं ये भाग जो है यहां से इधर गति करेगा और ये भाग इधर गति करेगा, ठीक है। इधर से इस तरह की स्थिति बनेगी। तो जब यहां पर ये दोनों भाग एक दूसरे के से टकराएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी गति, अभिसारी बल काम करेगा, ठीक है। और जब अभिसारी बल काम करेगा, यहां समझने की कोशिश कीजिए आगे, जब अभिसारी बल काम करेगा तो सामान्य सी बात है, जब ये ऊपर का जो स्थल मंडल भाग है जब एक दूसरे से टकराएगा तो भारी चट्टान क्या होगी, भारी पदार्थ नीचे की तरफ क्षेपित होगा और हल्का पदार्थ क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्षेपित हो जाएगा। लगातार ऐसा चल रहा है, लगातार ऐसा चलेगा तो ये जो भारी प्लेट है, भारी प्लेट ये नीचे की तरफ क्षेपित होगी, ठीक है। ये क्या कहलाता है, क्षेपण कहलाता है। और ये प्लेट कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये प्लेट कैसी होगी, हल्की प्लेट होगी। क्लियर है। लगातार जब मैग्मा नीचे से दोनों प्लेटों को आपस में खींचता रहेगा, टकराएगा, तो हल्की प्लेट ऐसे जाएगी, भारी प्लेट इस तरह से गति करने लगेगी, इस तरह से गति करने लगेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी गति बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसकी अपसरण। अपसरण में क्या होगा, अपसरण बल की बात करें, अपसरण बल में मान लीजिए सिंपल प्लेट है, इस तरह से ये एक प्लेट है और लगातार मैग्मा गति कर रहा है, लगातार इसको इधर धकेल रहा है और इसको इधर धकेल रहा है। तो इसके बीच में क्या होगा, तनाव पैदा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा। और जब तनाव पैदा हो जाएगा तो इससे यहाँ पर क्या बन जाएगा, भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। भ्रंश के निर्माण से मतलब है कि ये प्लेट जो है वो इधर की तरफ और ये प्लेट जो है वो इधर की तरफ इस तरह से गतिमान हो जाएगी और बीच में यहाँ पर क्या बन गया, भ्रंश बन गया। तो इससे ये बल मिल रहा है, आप देख रहे हैं। ये अगर ये वाला बल काम कर रहा है, अगर कहीं पर भी हॉट प्लूम्स बन रहा है तो वहां पर महाद्वीप एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, महाद्वीप एक दूसरे से दूर जाएंगे। और कहीं पर कोल्ड प्लूम्स बन रहा है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये हॉट प्लूम्स कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, कोल्ड प्लूम्स कहलाएगा, क्योंकि ठंडी धारा नीचे जानी है। तो ये कोल्ड प्लूम, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनती है। तो इसको बना लीजिए। ये द्वारा से मैंने क्लियर कर दिया कि क्या अपसरण होगा, कहाँ अभिसरण होगा, आगे इसका उपयोग होगा। तो बना लीजिए, इसको फटाफट से लिख डालते हैं, लिख लीजिए इसको, बना लीजिए इसको पहले।
तो जो इतनी कहानी अभी तक हमने समझी है इसको बना लीजिए, फिर मैं आगे चलते हैं, लिख डालते हैं फटाफट से। हेडिंग डाल लीजिए आप, संवहनीय धारा सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, हेडिंग डाल रखी होगी पहले से ही, संवहनीय धारा सिद्धांत। संवहनीय धारा सिद्धांत लिखिए अब इसमें फटाफट से, बन गया होगा, लिख लीजिए। लिखिए यह सिद्धांत 1928 तथा 29 में, यह सिद्धांत 1928-29 1928-29 में आर्थर होम्स महोदय द्वारा दिया गया। आर्थर होम्स महोदय द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत 1928-29 में आर्थर होम्स महोदय द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार निचले मेंटल, लोअर मेंटल, इस सिद्धांत के अनुसार निचले मेंटल एवं ऊपरी कोर के समीप, निचले मेंटल एवं ऊपरी कोर के समीप, निचले मेंटल एवं ऊपरी कोर के समीप पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्व, पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्व के निरंतर विस्फोट से अतिरिक्त मात्रा में ऊष्मा निकलती है। रेडियो सक्रिय तत्व के निरंतर विस्फोट से अतिरिक्त मात्रा में ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा संवहनी धाराओं का रूप लेती है। यह ऊष्मा संवहनीय धाराओं का रूप लेती है। संवहनीय धाराओं का रूप लेती है और दुर्बल मंडल, एस्थीनोस्फीयर, और दुर्बल मंडल या एस्थीनोस्फीयर से निरंतर टकराती रहती है। एस्थीनोस्फीयर से निरंतर टकराती रहती है। निरंतर टकराती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पैराग्राफ से। तरल तप्त मैग्मा, तरल तप्त मैग्मा के, तरल तप्त मैग्मा के संवहनीय धाराओं के रूप में, संवहनीय धाराओं के रूप में ऊर्ध्वाधर संचरण को, ठीक है, तरल तप्त मैग्मा के संवहनीय धाराओं के रूप में ऊर्ध्वाधर संचरण को हॉट प्लूम्स कहा जाता है।
हॉट प्लूम्स कहते हैं। ध्यान रखें, हॉट प्लूम्स क्या होता है? तरल तप्त मैग्मा का ऊर्ध्वाधर संचरण, हॉट प्लूम्स कहते हैं, हॉट प्लूम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, अब नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो। हॉट प्लूम जान गए क्या होता है? नेक्स्ट लिखो, जब यह संवहनीय धाराएं, जब यह संवहनीय धाराएं, जब यह संवहनीय धाराएं दुर्बल मंडल से टकराकर, जब यह संवहनीय धाराएं दुर्बल मंडल से टकराकर स्थल मंडल के समानांतर, स्थल मंडल के समानांतर संचरित होती है, स्थल मंडल के समानांतर संचरित होती है, समानांतर संचरित होती है, तो इसे लेटरल प्लूम्स कहा जाता है, तो इसे लेटरल प्लूम्स कहते हैं, तो इसे लेटरल प्लूम्स कहते हैं। हॉट प्लूम्स हो गया और ये लेटरल प्लूम्स हो गया, लेटरल प्लूम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आगे, जब ठंडा मैग्मा, जब ठंडा मैग्मा, ठंडे का मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 से 900, जब ठंडा मैग्मा या मैग्मा की अवतलित ठंडी धारा, मैग्मा की अवतलित ठंडी धारा, अवतलित ठंडी धारा कोल्ड प्लूम्स कहलाती है, अवतलित ठंडी धारा कोल्ड प्लूम्स कहलाती है, कोल्ड प्लूम्स कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, ऊपर से मैग्मा जब नीचे आएगा तो इसका तापमान इसके केंद्र के तापमान की तुलना में कम होगा, इसलिए ठंडा शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठंडे से मतलब ये मत मान लेना 0 डिग्री, 900 डिग्री, 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फिर भी रहता है इसका। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कोल्ड प्लूम्स कहलाएगा। आप समझ गए, जब इसका ऊर्ध्वाधर संचरण हो रहा है तो ये हॉट प्लूम्स है, समानांतर हो रहा है तो ये लेटरल प्लूम्स है, और अवतलित हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? कोल्ड प्लूम्स कहलाएगा, कोल्ड प्लूम्स। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आगे, ये डायग्राम जो मैंने बनाया था इसको समझ लेते हैं। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आगे, जिन स्थानों पर, लिख लेना, जिन स्थानों पर, जिन स्थानों पर हॉट प्लूम्स, जिन स्थानों पर हॉट प्लूम्स पाए जाते हैं, जिन स्थानों पर हॉट प्लूम्स पाए जाते हैं, वहां अपसारी बल काम करता है, अपसारी बल काम करता है। जिन स्थानों पर हॉट प्लूम्स पाए जाते हैं वहां अपसारी बल, ठीक है, डाइवर्जेंट फोर्स, अपसारी बल लिख लेना, डाइवर्जेंट फोर्स, अपसारी बल कार्य करता है, जिससे ऊपरी चट्टानों में, जिससे ऊपरी चट्टानों में तनाव के कारण, ऊपरी चट्टानों में तनाव के कारण
ऊपरी चट्टानों में तनाव के कारण भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं वो हम आगे जानेंगे, अभी यहाँ इसको जानने की जरूरत नहीं है। भ्रंश का निर्माण होता है। सिंपल सी बात देखिए, ये मान लीजिए ऊपरी सतह है, ये ठोस चट्टानों से बनी हुई है, नीचे से मैग्मा आ रहा है, नीचे से लगातार मैग्मा आएगा, ऊपर की प्लेटों पर क्या पड़ रहेगा, दबाव लगाता रहेगा, तो ऊपर की चट्टानें जो हैं, अब जाहिर सी बात है चट्टाने का तो तापमान कम है और नीचे का तापमान ज़्यादा है, तो तापमान किसी भी वस्तु का बढ़ाते हैं तो उस वस्तु में आयतनीय प्रसार की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये जो आयतनीय प्रसार होगा, अब लगातार आयतनीय प्रसार होगा तो ऊपर की चट्टानों पर तनाव पैदा होगा, और तनाव जब ज़्यादा हो जाएगा तो चट्टान क्या होगी, टूट जाएगी, और टूटने के साथ मैग्मा के प्रवाह के कारण दूर दूर होती चली जाएगी, दूर दूर होती चली जाएगी। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, भ्रंश बोल देते हैं। यही डाइवर्जेंट फोर्स कहलाता है, ठीक है। और इसी के कारण जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, वो प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आगे, जिन स्थानों पर कोल्ड प्लूम्स पाए जाते हैं, जिन स्थानों पर कोल्ड प्लूम्स पाए जाते हैं, उन स्थानों पर अभिसारी बल, जिन स्थानों पर कोल्ड प्लूम्स पाए जाते हैं उन स्थानों पर अभिसारी बल काम करता है। अभिसारी बल कार्य करता है, जिससे अभिसारी बल काम करता है जिससे भारी प्लेट, जिससे भारी प्लेट नीचे की ओर क्षेपित, नीचे की ओर क्षेपित होती है, नीचे की ओर क्षेपित होती है, और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठने लगती है, हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठने लगती है। तो ये है आपकी स्थिति बनती है। तो ये बताया संवहनीय धारा सिद्धांत से। तो यहाँ पर इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्थर होम्स के सिद्धांत से आप ये जान गए होंगे कि क्या स्थिति बनती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि क्या स्थिति इस सिद्धांत से बनती है, और इस सिद्धांत से किस प्रकार से दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं और दूसरे से दूर है। तो ये किसके बारे में बता रहा है, आंतरिक बलों के बारे में बता रहा है, जो उसने बताया था, जो आपका वैगनर ने बताया था। तो वैगनर ने कहा था कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, घूर्णन के कारण महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या पृथ्वी का जो आपका आकर्षण बल लग रहा है चंद्रमा का, वो आकर्षण बल के कारण ये दूर दूर जा रहे हैं, जो पूरी तरह से मान्य नहीं है। अगर आकर्षण बल काम करता तो जाहिर सी बात है सारे के सारे महाद्वीप एक ही दिशा में जा रहे होते, लेकिन महाद्वीप तो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो आर्थर होम्स ने यह बताया कि किस प्रकार से महाद्वीपों के विस्थापन में आंतरिक बल काम करते हैं। तो ये आपकी बात यहाँ पर आती है। तो अब ये आपके दो सिद्धांत जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, हॉट प्लूम्स क्या होता है, लेटरल प्लूम्स क्या होता है, या संवहनीय धारा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इसको आपको याद रखना है। अब एक और आगे सिद्धांत ले लेते हैं, जो ध्यान रखना बहुत ही आधुनिक सिद्धांत है, बाद में दिया गया सिद्धांत है, मतलब अभी हाल ही के दिनों में दिया गया सिद्धांत है, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। जो सामान्य किताबों में तो आपको उम्मीद है नहीं मिलेगा, और बहुत सारे जो जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ये पढ़ाया जाता है निर्माणकारी सिद्धांतों में, कोई भी इस सिद्धांत को कराता भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, करंट से सिद्धांत से संबंधित है ये। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें भू चुंबकत्व या जियोमैग्नेटिज्म थ्योरी। हेडिंग डालेंगे अगला एक और सिद्धांत है भू चुंबकत्व सिद्धांत। भू चुंबकत्व सिद्धांत।
भूचुंबकत्व सिद्धांत की हम बात करें, जियोमैग्नेटिक थ्योरी, जियोमैग्नेटिक थ्योरी। तो जियोमैग्नेटिक थ्योरी की देखिए हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, पहले तो हम जानेंगे कि ये थ्योरी होती क्या है, क्या होता है भूचुंबकत्व, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको क्यों पढ़ा जाता है ये भी हम जानेंगे, क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, और इस थ्योरी को जानने के क्या आधार हैं, किन आधारों पर हम इस सिद्धांत से माने कि क्या क्या आधार से होंगे। तो आधार की हम बात करें तो यहाँ पर 3 प्रमुख आधारों को लेकर चलेंगे। एक आधार आपका कहलाता है ध्रुवीय विस्थापन, ध्रुवीय विस्थापन, ठीक है। पोलर डिस्प्लेसमेंट आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा है चुंबकत्व, चुंबकत्व मान परिवर्तन, चुंबकत्व मान परिवर्तन की हम बात करेंगे। और तीसरा जो है वो कहलाता है चुंबकीय ध्रुवीय व्युत्क्रमण, ध्रुवीय व्युत्क्रमण, ध्रुवीय व्युत्क्रमण। और उसके बाद आखिरी में हम पढ़ेंगे पूरा चुंबकत्व, पूरा चुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म, ये पार्ट इसमें रहेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है भूचुंबकत्व सिद्धांत। तो लिख मारिए इसको, क्या क्या मैंने आपको बताया है, किस तरह से इसका अध्ययन करेंगे। तो जियोमैग्नेटिक थ्योरी क्या, क्यों और किन आधारों पर हम इस थ्योरी को मानेंगे सही, और बाद में पूरा चुंबकत्व वाला पार्ट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या है, आपने हमेशा तो सुना होगा भौगोलिक ध्रुवों के बारे में, एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है, सबने सुना होगा भौगोलिक ध्रुवों के बारे में। लेकिन भौगोलिक ध्रुवों के अलावा एक और ध्रुव होता है जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव या मैग्नेटिक पोल कहा जाता है। मैग्नेटिक पोल को भी आपको समझना है, मैग्नेटिक पोल क्या होता है। और ये ध्यान रखना, अभी मैग्नेटिक पोल भौगोलिक पोल से कितना डिग्री का कोण बनाए हुए है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, तो देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, और आपको पता है कि पृथ्वी का यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए क्या हो गया, ये हो गया भौगोलिक पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और ये साउथ पोल, ठीक है। ये क्या है, भौगोलिक ध्रुव है, भौगोलिक ध्रुव। और जब भी भौगोलिक ध्रुव की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा NP, उत्तरी ध्रुव होगा, यहाँ पर SP होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, समझ जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन हम बात करें पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल की, तो पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक पोल लगभग इस प्रकार से है। मैग्नेटिक पोल कैसे है, इस तरह से है, ठीक है। आपको पता होगा कि जब हम प्रयोगशाला में, जब हम 6वीं 7वीं 8वीं की क्लासों में आप लोग होंगे तो आपने एक दंड चुम्बक ली होगी, बार मैग्नेट। और जब हम बार मैग्नेट लेते हैं और बार मैग्नेट को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है। एक बार मैग्नेट को धागे से बांधकर अगर हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो ये हमेशा N और S डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है। किसी भी डायरेक्शन में आपको घुमा के इसको छोड़ दीजिए, स्वतंत्र बार मैग्नेट को या दंड चुंबक को किसी भी डायरेक्शन में आप छोड़ दीजिए तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही रुकती है।
किया होगा सबने एक्सपेरिमेंट। सबको टीचर बुलाता है, कहता है कि इसको घुमाइए, और आप उसको घुमा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपनी उसी स्थिति में आ जाती है। उसका ध्रुव कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ही वो आकर रुकती है। और इसी से आपको पता है, इसी से आपने देखा होगा कि दिशाओं का ज्ञान करते हैं। कंपास जो है वो इसी पर काम करता है। जब अथाह समुद्र में कोई नाविक गुजर रहा होता है तो अथाह समुद्र के अंदर तो हमें दिशाओं का ज्ञान होता ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। तो उस कंपास की सहायता से हम प्राप्त करते हैं कि ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, तो फिर डायरेक्शन हम अपने आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बार मैग्नेट है बिल्कुल उसी आधार पर यहाँ पर पृथ्वी भी एक बार मैग्नेट का काम करती है। लेकिन बार मैग्नेट की हम बात करें तो जो पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव होता है, इसके ठीक विपरीत चुंबकीय ध्रुव होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउथ मैग्नेटिक पोल। यहाँ नॉर्थ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? साउथ मैग्नेटिक पोल। और यहाँ पर क्या होगा? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव। दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव इधर होगा और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ होगा? इधर की तरफ होगा, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। बहुत सिंपल सिद्धांत है, आप सब जानते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव में कितने डिग्री का अंतर है। तो ये अंतर ध्यान रखना बच्चों, ये अंतर मात्र कितना है? 11 डिग्री का है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव, ठीक है, ध्यान रखना, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के मध्य, अभी ध्यान रखना ये हमेशा बदलता रहता है। कितने डिग्री का अंतर है? 11 डिग्री का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने डिग्री का है? 11 डिग्री का अंतर है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अभी 11 डिग्री का है, लेकिन ये हमेशा बदलता रहता है, कभी भी ये एक दिशा में नहीं रहता है। अभी ये इस समय यहाँ पर है, लेकिन ये बाद में बदलकर कहाँ आ जाता है? इधर की तरफ भी आ जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से नेविगेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं देशों को। नेविगेशन, क्योंकि हर एक देश का अपना नेविगेशन सैटेलाइट होता है, और नेविगेशन सैटेलाइट हमने इधर फिक्स कर रखा है। और आपको पता है कि धीरे धीरे करके पोल अगर चेंज हो जाएगा, ध्रुवीय जो चुंबकीय ध्रुव में अगर परिवर्तन आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नेविगेशन में बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। समय लगता है, एक साल में लगभग 1 सेंटीमीटर ये खिसकता है, लेकिन यही 10 साल में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, दिक्कत होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो स्थिति बनती है, ये जो भौगोलिक ध्रुव है और ये चुंबकीय ध्रुव है, इसको हम बोलते हैं सामान्य चुंबकीय ध्रुवता। ये घटना क्या कहलाती है? सामान्य चुंबकीय ध्रुवता कहलाती है, सामान्य चुंबकीय ध्रुवता कहलाती है। ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम बना लीजिए, फिर इसको लिख लेते हैं फटाफट से। इस डायग्राम को बनाइए, फिर लिखते हैं। लिखिए, इसमें लिख लो, हमारी पृथ्वी एक सामान्य दंड चुंबक
सामान्य दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। सामान्य दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। सामान्य दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट लाइन से लिखें, पृथ्वी के चुंबकत्व के संदर्भ में, पृथ्वी के चुंबकत्व के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। 3 मत प्रचलित हैं। इन मतों को ना तो अभी तक मान्यता मिली है, ना तो अभी तक मान्यता मिली है और ना ही अभी तक नकारा गया है, और ना ही अभी तक नकारा गया है। ठीक है, तो 3 मतों की यहां पर हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मत है और तीनों मतों से आपको क्लियर होगा कि पृथ्वी क्यों चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मेनली चुंबक की भांति व्यवहार करने के लिए ही ये मत आपके दिए गए हैं। तो पृथ्वी क्यों चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, तो इसके लिए हम सबसे पहला मत लेकर चलते हैं। इसको हम बोलते हैं डायनामो। डायनामो वैज्ञानिक का नाम है डायनामो मत। पहला मत है, इसको कहते हैं हम डायनामो। डायनामो का मत। अब डायनामो का मत सीधा सीधा पहले समझिए, मैं लिखवाता हूं बाद में। डायनामो ने ये बताया कि पृथ्वी, हम भी ये चीज जान चुके हैं। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी का अंतरतम है, और पृथ्वी का अंतरतम पूरी तरह से क्या है, ठोस अवस्था में है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर की तरफ, इस अंतरतम के ऊपरी भाग में आप देखेंगे, इतने भाग में, मतलब ऊपरी, बाहरी क्रोड और निचले मेंटल, बाहरी क्रोड और निचला मेंटल किस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इतना तो हम जान ही गए, बार बार इस बात के बारे में उल्लेख कर चुके हैं। तो ये जो आंतरिक क्रोड है, ये किस भाग में है, यहां पर मैं लिखता हूं इसको। ये तो आंतरिक क्रोड है, आंतरिक क्रोड, और आंतरिक क्रोड आप जानते हैं किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। लेकिन इसके ऊपर का जो भाग है, इसके ऊपर का ये जो भाग है, जिसके अंतर 2 सीमाएं 2 आती है, एक तो निचला मेंटल तथा बाहरी क्रोड। निचला मेंटल तथा बाहरी क्रोड ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। इतना सबको क्लियर है। अब इसने ये बताया, इसने किसको आधार रखा, पृथ्वी के घूर्णन को आधार रखा। और आप सब लोग ये जानते ही हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसमें तो किसी को डाउट होगा ही नहीं। ये मान लीजिए पृथ्वी का अक्ष है, और आप सब जानते ही हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, गति करती है। अब इसने ये बताया, सिंपल सी बात है कि ये दोनों ही भाग, ये जो ठोस अवस्था वाला भाग है, ये भी किससे बना है, निकिल और फेरस से बना है। ठीक है, और ये भी भाग किससे बना है, निकिल और फेरस से ही बना है। इसलिए इसको नीफे कहा जाता है। और भी अन्य, मतलब धातु से बना हुआ है। सिंपल सी बात है, यहां पर क्या है, धातु है, धातुएं पाई जा रही हैं। ये भी धातु के क्षेत्र है और ये भी धातु का क्षेत्र है। और ये आप जानते ही होंगे, किसी भी वस्तु को अगर हम घूर्णन करते हैं
तो अगर वो वस्तु तरल है तो उसके घूर्णन की गति अलग होगी, और अगर वो वस्तु ठोस है तो उसके घूर्णन की गति अलग होगी। ठीक है, सामान्य सी बात मान के चलिए, अगर मान लीजिए पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है तो इसका जो ठोस भाग है वो मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमेगा, लेकिन तरल पदार्थ जो वो किससे घूमेगा 1.9। मतलब ठोस के घूर्णन की गति ज्यादा होगी, उसकी तुलना में द्रव की घूर्णन गति क्या होगी, कम होगी, क्योंकि तरल पदार्थ पीछे छूटता चला जाता है। अब ये यहां पर ध्यान दीजिए इस बात को। अब ये मान लीजिए ठोस है, अंतरतम भाग है, अब ये घूम रहा है पृथ्वी के घूर्णन के साथ में, और इसके ऊपर तरल है, ये धीमी गति से घूमेगा, और जब जो दो धातुएं एक दूसरे पर फिसलेगी तो घर्षण पैदा होगा, और जो घर्षण पैदा होगा उसी घर्षण से तो क्या होगा, चुंबकत्व पैदा होगा। यही तो इसने कहा। तो ये जो जब ऊपर एक दूसरे के ऊपर खिसकती है, एक दूसरे के ऊपर, ये मान लीजिए तरल है और ये ठोस है, तो ठोस पदार्थ तरल के ऊपर से जब लगातार फिसलता रहेगा तो इसको बोलते हैं चर्निंग मोशन। ये क्या कहलाता है, चर्निंग मोशन कहलाता है। और इस चर्निंग मोशन के कारण ये भाग तो तेजी से घूम रहा है, ये धीमी गति से घूमेगा, तो इन दोनों के ऊपर घर्षण पैदा होगा, और इस मोशन को क्या बोलते हैं, चर्निंग मोशन। CHUR है, CHURNING। तो इस चर्निंग मोशन के कारण क्या पैदा होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, घर्षण पैदा होगा, और इसी घर्षण से क्या पैदा होगा, चुंबकत्व पैदा होगा, चुंबकत्व पैदा हो जाएगा। तो यही डायनामो का मत है। तो डायनामो ने ये बताया कि पृथ्वी का घूर्णन होता है और पृथ्वी के कोर में क्या होगा, विभेदी स्वभाव पाए जाते हैं। एक भाग ठोस है, एक भाग तरल है, और ठोस और तरल में गति भी अलग अलग होगी, और अलग अलग गति होगी तो इसका मतलब एक दूसरे पर घर्षण करेंगे। घूम दोनों ही रहें, लेकिन एक तेजी से घूम जा रहा है, एक धीमी गति से, लेकिन तो घर्षण तो पैदा होगा ही, और जब घर्षण पैदा होगा तो उसी से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, चुंबकत्व तो आपका पैदा हो जाएगा। तो ये आपका भाग कहलाता है। तो इसको ध्यान रखें, ये बताया डायनामो के अनुसार। तो इसको बनाइए फटाफट से 1 मिनट में, फिर लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए इसको, अब फटाफट से लिख लो। डायनामो के अनुसार, डायनामो के अनुसार, डायनामो के अनुसार ऊपरी क्रोड या बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड तथा आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड लौह धात्विक, लौह धात्विक मैग्मा से निर्मित है, लौह धात्विक मैग्मा से निर्मित है। इसके साथ ही, इसके साथ ही निचला मेंटल तथा बाहरी क्रोड, इसके साथ ही निचला मेंटल तथा बाहरी क्रोड तरल अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि आंतरिक क्रोड, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है। ठीक
ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ठोस और तरल में, ठोस और तरल में विभेदी गतियों के कारण, ठोस और तरल में अलग अलग गतियों के कारण, ठोस और तरल में अलग अलग गतियों के कारण चर्निंग मोशन, चर्निंग मोशन, अलग अलग गतियों के कारण चर्निंग मोशन उत्पन्न होता है। चर्निंग मोशन ही लिखना है, टेक्निकल टर्म है, क्योंकि ये खोज जो है वो विदेशों में हुई है तो उन्होंने यही टर्म इस्तेमाल किए हैं। चर्निंग मोशन उत्पन्न होता है जिससे भारी घर्षण पैदा होता है, जिससे भारी मात्रा में घर्षण उत्पन्न होता है, भारी घर्षण उत्पन्न होता है और इसी घर्षण के कारण, इसी घर्षण के कारण पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसी घर्षण के कारण पृथ्वी का चुंबकीय गुण, पृथ्वी को चुंबकीय गुण प्राप्त होता है। इसी घर्षण के कारण पृथ्वी को चुंबकीय गुण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एक मॉडल है। इससे आप सीधा सीधा समझ रहे होंगे, वही बात है, ये ठोस है, ये तरल है, ठोस तेजी से गति करेगा, तरल धीमी गति से, तो इस बीच में घर्षण पैदा होगा। ये मोशन क्या कहलाता है? चर्निंग मोशन कहलाता है। और इस चर्निंग मोशन से घर्षण पैदा होता है और इसी घर्षण से क्या होगा? चुंबकत्व पैदा हो जाएगा। अब सामान्य तौर पर, ये तो इतनी तेजी से गति कर रहे हैं, सामान्य तौर पर दो धातुओं को आपस में रगड़ दीजिए या कंघी को तेजी से रगड़ दीजिए तो वो चीज़ों को उठाने लग जाती है, उससे चीज़ें चिपकने लग जाती हैं। तो ये क्रिया है। ठीक है, अब एक और मॉडल है जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड का मत। ये तो आपका हो गया डायनामो का मत। अब एक और मत दिया गया जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का मत। रदरफोर्ड मत का जो मत है, इसने अपना जो सिद्धांत है वो अलग तरीके से पेश किया। अलग तरीके से कैसे पेश किया? आपको पता होगा कि जब पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था शीतलीकरण की क्रिया हुई थी। ठीक है, मैग्मा पृथक्कीकरण की क्रिया हुई थी और उसके बाद हम घनीभूतीकरण ये पढ़ चुके हैं पहले। तो इसने ये बताया, रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो मैग्मा पृथक्कीकरण की क्रिया जो शुरुआत में चल रही थी वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी भी जारी है। मैग्मा पृथक्कीकरण की क्रिया जो शुरुआत में चल रही थी वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी भी जारी है। और अभी भी जब ये प्रक्रिया जारी होगी तो इससे चुंबकत्व कैसे पैदा होगा, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये पृथ्वी का क्या है? आउटर क्रोड है। ये क्या है? आउटर क्रोड है। ठीक है, और ये क्या है? इनर क्रोड है। ये इनर क्रोड है, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए इसको। ये आउटर क्रोड है इस तरह से और ये इनर क्रोड है। ठीक है, ये तो आंतरिक क्रोड हो गई, इनर क्रोड, आंतरिक क्रोड। ये बाहरी क्रोड हो गई, बाहरी क्रोड। और ये भाग क्या हो गया? ये हो गया निचला मेंटल, निचला
मेंटल, तो निचला मेंटल यहां पर बन गया। अब इसने ये बताया कि ये जो प्रक्रिया मैग्मा पृथक्कीकरण की क्रिया अभी भी चल रही है। क्या बताया? मैग्मा पृथक्कीकरण। समझिए, पहले बाद में लिखाता हूं मैं, मैग्मा पृथक्कीकरण। मैग्मा पृथक्कीकरण की क्रिया में क्या हो रहा है कि इसने बताया कि यहां से जो हल्के पदार्थ हैं, हल्के पदार्थ जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हल्के पदार्थ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, उत्प्लावित होंगे, और भारी पदार्थ ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, हल्के पदार्थ नीचे से ऊपर जा रहे हैं और भारी पदार्थ ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है और इस प्रक्रिया के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दोलन पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? दोलन। अब इस क्षेत्र में इस तरह की स्थिति बनेगी कि यहाँ पर हल्के पदार्थ ऊपर जा रहे हैं और भारी पदार्थ नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से एक दोलन की प्रक्रिया बनेगी, इस तरह की क्रिया बनेगी। और ये पदार्थ क्या हैं? धातुएं हैं, धात्विक हैं, सारी की सारी धातुएं हैं। तो ये ऊपर नीचे जब धातुएं जाएगी तो ये भी घर्षण पैदा करेगी, और जब घर्षण पैदा करेगी तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें हल्के खनिजों की बात करें, हम बात करें हल्के पदार्थ जो है, हल्के खनिज क्या हो जाएगा? SiO2 हो जाएगा, सिलिका है, Al2O3 हो जाएगा, एल्यूमिना है, एल्युमिनियम। तो ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं। तो ये पदार्थ कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ गति करेंगे। जबकि भारी पदार्थ जो हैं, भारी पदार्थ कौन से होंगे? भारी खनिज कौन से होंगे? निकिल और आयरन होगा, निकिल और आयरन। ठीक है, ये भारी हो जाएंगे। ठीक है, ये अर्ध तरल अवस्था है। ये दोनों ही अवस्थाएं कैसी हैं? ये आपकी तरल और अर्ध तरल अवस्था है, तरल अवस्था है इस तरह से। तो इसने ये बताया कि यहाँ पर इस तरल के अंदर अभी भी मैग्मा पृथक्कीकरण की क्रिया चल रही है। मैग्मा पृथक्कीकरण की क्रिया चल रही है, मतलब हल्के पदार्थ ऊपर भाग रहे हैं, भारी पदार्थ नीचे, हल्के पदार्थ ऊपर, भारी पदार्थ नीचे। और इस तरह से जब पदार्थ ऊपर नीचे जाएंगे, दोलन होगा तो घर्षण पैदा होगा, और घर्षण पैदा होगा तो चुंबकीय बल पैदा होगा, चुंबकत्व की घटना पैदा होगी। तो ये कह रहा है कि मैग्मा पृथक्कीकरण अभी भी चल रहा है, जिसके कारण ये स्थिति बन रही है। हल्के पदार्थ ऊपर भाग रहे हैं, भारी पदार्थ नीचे आ रहे हैं, हल्के पदार्थ उत्प्लावित हो रहे हैं, भारी पदार्थ अवतलित हो रहे हैं। तो इससे ही चुंबकीय बल पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए, फिर लिख लीजिए फटाफट से 2 लाइनों में। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में बनेगा। अब नहीं भी बना पा रहे हैं तो पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेगा, तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। बना हुआ आपको मिलेगा एज इट इज, इसको बना लीजिए। तो लिख लीजिए इसको, अब लिख लीजिए इस लाइन दो शब्दों में इस सारी की बात को। तो लिख लीजिए यहाँ पर, रदरफोर्ड के अनुसार ऊपरी या बाहरी क्रोड, रदरफोर्ड के अनुसार बाहरी क्रोड तथा निचले मेंटल, बाहरी क्रोड तथा निचले मेंटल में, रदरफोर्ड के अनुसार बाहरी क्रोड तथा निचले मेंटल, क्योंकि यही तरल अवस्था में है दोनों, यही क्या है? तरल अवस्था में, ठोस या वो तरल या अर्ध तरल अवस्था में। ठीक है, बाहरी क्रोड तथा निचले मेंटल में अभी भी, लिखिए आगे, रदरफोर्ड के अनुसार बाहरी क्रोड एवं निचले मेंटल में अभी भी
मैग्मा पृथक्कीकरण, मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया अभी भी, मैग्मा पृथक्कीकरण की क्रिया अभी भी जारी है, मैग्मा पृथक्कीकरण की क्रिया अभी भी जारी है, जिसमें भारी धात्विक खनिज, जिसमें भारी धात्विक खनिज, ब्रैकेट में लिख लीजिए निकिल और आयरन, भारी धात्विक खनिज निकिल और Fe लिख दीजिए, बाहरी क्रोड की ओर, भारी खनिज बाहरी क्रोड की ओर डूब रहे हैं, बाहरी क्रोड की ओर डूब रहे हैं, जबकि हल्के खनिज में ब्रैकेट में लिख देना SiO2 और Al2O3, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका तथा एल्यूमिना, ब्रैकेट में लिख देना सिलिका एल्यूमिना, हल्के खनिज मेंटल की ओर, हल्के खनिज कहां पर, मेंटल की ओर उत्प्लावित, मेंटल की ओर उत्प्लावित हो रहे हैं, मेंटल की ओर उत्प्लावित हो रहे हैं, खनिजों के या कहे धात्विक खनिजों के ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, ऊर्ध्व एवं अधो मतलब नीचे की ओर, ठीक है। धात्विक खनिजों के ऊर्ध्व एवं अधो प्रवाह से उत्पन्न मैग्मा दोलन, प्रवाह से उत्पन्न मैग्मा दोलन, प्रवाह से उत्पन्न मैग्मा दोलन ही, प्रवाह से उत्पन्न मैग्मा दोलन ही संभवतः, मैग्मा दोलन ही संभवतः पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है, मैग्मा दोलन ही संभवतः पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है, चुंबकत्व का कारण है। तो ये दूसरा सिद्धांत आपका आता है जिसको बोलते हैं हम रदरफोर्ड का सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चुंबकत्व के बारे में सब लोग कह रहे हैं, लेकिन इसको नकारा नहीं गया है, क्योंकि ये भी हो सकता है भाई, आंतरिक भाग के बारे में हमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं कि अंदर क्या है, सब अपने अपने दिमाग से आइडिया लगा रहे हैं और उस आइडिया को आप नकार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ऐसा होता रहा है, और पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ऐसा होता रहा है, तो हो सकता है ये प्रक्रिया अभी भी चल रही हो और ये प्रक्रिया अभी भी निरंतर चलती रही हो। और जाहिर सी बात है, जब दो खनिज आपस में, धात्विक खनिज आपस में रगड़ खाएंगे, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो उससे भी घर्षण पैदा होगा, और जब भी घर्षण पैदा होगा उससे चुंबकत्व तो जरूर पैदा होता है, और ये प्रक्रिया बहुत बड़े क्षेत्र में चल रही है, जिसके कारण पृथ्वी का चुंबकत्व भी पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरा सिद्धांत जो है रदरफोर्ड का, और पहला सिद्धांत हमने देखा डायनामो का। तो डायनामो की भी बात सही हो सकती है, इसलिए उसको नकारा नहीं गया है, क्योंकि अंतरतम भाग हमने ठोस मान ही लिया है, और उसके बाहरी क्या है, तरल पदार्थ है। और जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो तरल में गति अलग होती है और ठोस में गति अलग अलग होगी, और जब दो पदार्थों की गतियां अलग अलग होगी तो जाहिर सी बात है ठोस के ऊपर तरल गति करेगा, और दोनों ही पदार्थ धातु के बने हुए हैं, तो वहां भी चुंबकत्व पैदा हो सकता है। तो इसीलिए उसको भी
नहीं नकारा गया है। ठीक है, और एक और आपका सिद्धांत आता है, मत आता है, जिसको बोलते हैं वेनलम का मत। तो जो वेनलम का मत है वो भी आपका इसी प्रकार का मत है, इसको भी नहीं नकारा गया है। लेकिन अभी समय कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंप्लीट करूंगा, वेनलम ने क्या कहा था, और फिर हम बाद में चलेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी का चुंबकत्व का जो धारणा है वो कैसे बनेगी। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए, नमस्कार सभी लोगों को। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।